शिक्षा के अंदर में इतना व्याभिचार, इतना भ्रष्टाचार है। यहाँ मेरे मित्र 100 लोग बैठे हैं जिनको पेरेंट्स को मैं साथ लेके आया हूँ यहाँ पे। सर, इनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कमाई कम हो गई, पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को। अब तो स्कूलों की गुंडागर्दी यहाँ तक पहुंच गई है। ये मैं इतना खुला बोल रहा हूँ, मेरी बात पहुंचेगी, मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है। मैं जहां तक समझता हूं मेरे साथ कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, लेकिन मैं जोखिम लेके बात कर रहा हूं। ये लोग फीस नहीं भर पाते हैं और इनके बच्चों को रेस्टिकेट किया जाता है। सर, ये है शिक्षा का मॉडल। यहाँ पे मेरी बात अगर ऊपर तक पहुंचती है तो ये सुधार करेंगे, वरना यहां से जैसे अभी एक भाई ने बोला, बच्चे निकल के कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा से वहां की शिक्षा अच्छी भी है और सस्ती भी है और वहां पे रोजगार की गारंटी भी है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके हम लोग खड़े हैं, हमारे पेरेंट्स खड़े हैं और यहाँ पे इतने व्यापारी खड़े हैं। और जो चीजें हैं, बहुत लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं सर, बहुत लोग नहीं, जो बहुत दबान भी होता है सर। तो हमें उम्मीद है इस बार अगर आप आएंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा, वरना जो लिखा वो हमारे साथ होगा, हम उसके लिए तैयार हैं भुगतने के लिए सर। एलसी दी गई है हमारे बच्चे को, गौतम 25 एलसी आई है और स्कूल वाले इतनी ये असमयता नहीं के जुवेनाइल एक्ट 75 में संचालक को सजा होनी चाहिए, उनके विरुद्ध केस होना चाहिए। उनके विरुद्ध कोई नहीं होता है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं नहीं भाई स्कूल वाला बहुत ताकतवर, हम उसके सामने नहीं लड़ सकते। ये तो हमारे सरकारी अधिकारियों का बयान है। मैं एक बार, मेरे मित्र गौतम खड़े हैं, वो अपनी कथा करती सुनाएंगे। 2 मिनट सर, 1 मिनट खाली। नमस्कार सर। जैसे कि वैसे ज्यादातर तो सुराना जी ने इस बात को क्लियर कर दिया। मेरी बच्ची को एलसी दिया गया बीच में, ये बोल के कि फीस आपने नहीं भरी। फीस का मुद्दा गवर्नमेंट लेके आई थी 2017 में कि भाई आपको 15, 25 और 27 फीस आपकी प्राइवेट स्कूलों की होगी। वो मुद्दा आगे पब्लिक में चला गया। उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल बोलता है एफआरसी में जाओ, एफआरसी बोलती है डीओ में जाओ, डीओ बोलता है कहीं जाओ। डीओ तो साफ बोलता है मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। मेरे को तो है, मैं एलसी लेके गया हूँ, मैं धक्के खा रहा हूँ 1 हफ्ते से। मेरी बच्ची घर पे बैठी है, वो रोज सवाल पूछते पापा मैं कब जाऊंगी, पापा मैं कब जाऊंगी। मैं स्कूल में 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ। मैं उनको बोला भाई आप फॉरवर्ड डेट का लेके इसको आप कंप्लीट कर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं है। कहीं पे मैं जा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। बोले तेरे पे जो होता वो कर लो। वो टारगेट करते हैं। हम लोग 2000 पेरेंट्स से जो आगे आता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। सुराना जी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसके बाद मैं आगे आया, मेरे खिलाफ कर दी। जो आगे आएगा उसके खिलाफ उसका एक्शन हो जाएगा। स्कूल बोलता है बोले तुम पे जो होता है वो करो, प्रशासन बोलता है हमें कुछ नहीं पता। आपकी बात बिल्कुल सही है सुराना साहब। सारे स्कूल खराब नहीं है प्राइवेट, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है। कानून के मुताबिक कोई भी स्कूल, जितने स्कूल होते हैं ना, ये कानून के मुताबिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। ये उससे कमाई नहीं कर सकते। कोई भी स्कूल आपकी फीस से कमाई नहीं कर सकता, प्रॉफिट नहीं कमा सकता। हमने दिल्ली में, हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली के सारे स्कूलों का ऑडिट करवाया, फाइनेंशियल ऑडिट। और आपके जान के ताज्जुब होगा, नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन अपने मन में सोच लेना, देश के जितने बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, किसी के पास 60 करोड़ की एफडी, पैसे कमा एफडी करा के बैठे हैं, उससे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाए जा रहे हैं और आपके बच्चों की फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं। ये तो गैर कानूनी था। आपको यह भी जान के ताज्जुब होगा, हमारी सरकार जब ऑडिट खत्म हो गया, कई स्कूलों से हमने एफडी तुड़वाई और बच्चों की कई सालों की फीस वापस करवाई। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। आज तक इतने बड़े बड़े स्कूल, आप मन में जो भी स्कूल सोच सकते हो सोच लो, उन स्कूलों ने अपने बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे वापस करे हैं। ऐसा हुआ इस देश के अंदर। नहीं तो कौन स्कूल वापस करता है पैसे? कभी लाइब्रेरी फीस, कभी डेवलपमेंट फीस, कभी पिकनिक फीस, कभी ढिमका फलाना ढिमका फीस पे फीस लेते रहते हैं ये लोग।
तो एक ये करा और उसके बाद हमने ये कर दिया भाई कोई भी फीस अगर बढ़ानी है तो आप सरकार से परमिशन लोगे। 7 साल से दिल्ली में किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी हमने आज तक। गौतम साहब ने कहा कि उनकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया, तो 2 चीज है सुराना साहब, एक तो सारे गुजरात के लोगों को कह दो हमारी सरकार बनवा दें, अगले 5 साल तक किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने देंगे, ये मेरी गारंटी है। और दूसरा, गौतम साहब जैसे जितने लोग हैं जिनके बच्चों को इन्होंने गुंडागर्दी करके स्कूल से बाहर कर रखा है, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सारे बच्चे स्कूल के अंदर होंगे। दिल्ली के अंदर हमने एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार किया। ऐसा नहीं कि सब कुछ अचीव कर लिया, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर तैयार करनी है कि हमारे बच्चों को कनाडा, अमेरिका और वो जो देश है जहां वॉर चल रहा है, यूक्रेन में बताओ, मेडिकल करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं हमारे बच्चे। हमारा देश कितना बड़ा देश है, कितना तरक्की कर चुका, और हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लेके आएंगे इस देश के अंदर, और दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया। दिल्ली के अंदर सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दी हमने, सब अमीर हो या गरीब हो सबकी एजुकेशन फ्री है, और शानदार एजुकेशन कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हो रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, कॉलेजेस अच्छे बनाने हैं, अच्छे शानदार कॉलेजेस बनाने हैं, और ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारे बच्चे कनाडा जाने के बजाय कनाडा के बच्चे अब इंडिया आने लगे पढ़ने के लिए। अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिल्ली के अंदर हम 11वीं क्लास से बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। हमने बच्चों के अंदर कूट कूट के भर दिया 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कि मैं बड़ा होकर नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा, नौकरी देने वाला बनूंगा। तो वो बच्चे, उनको हम सारी चीजें, सारी पढ़ाई कराते हैं, उनको नए नए आइडियाज देते हैं कि कैसे मेरे को बिजनेस करना है। 9वीं 10वीं क्लास से उसको ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि मैं बड़ा होकर क्या बिजनेस करूंगा। और अगर सारे बिजनेस करने लगेंगे तो एक एक बच्चा बड़ा होकर 3-3 4-4 लोगों को तो नौकरी देगा। तो हमें इस किस्म का माहौल तैयार करना है। लेकिन इस किस्म का माहौल तैयार करने के लिए पहले अपने जितने लोगों को हम चुनते हैं, आज मैं गोपाल इटालिया जी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे भाई पहले मंत्री तो पढ़े लिखे हों तभी तो। अब अगर हम ऐसे मंत्रियों को चुनेंगे, ऐसे एमएलए को चुनेंगे जो खुद अनपढ़ है, तो वो क्या आपके लिए स्कूल बनाएगा। इनसे मैं बात कर रहा था, एक इनके पास लड़का आया गोपाल के पास, उसने आके इनका हाथ पकड़ लिया, कहता भैया आपको वोट दूंगा। तो उसने कहा क्यों, इतना क्यों वो हो रहे हो। तो उसने कहा जी ये जो अपना एमएलए है लोकल, इसके पास एक बारी मैं काम कराने गया, 2 घंटे बिठाया उसने। मैंने पूछा क्यों बिठाया, कहता ये तू लेके आया, ये इंग्लिश में है, मेरा इंग्लिश पढ़ने वाला जब आएगा तब। तो यार हम ये नहीं कह रहे इंग्लिश कोई बहुत अच्छी भाषा है या, लेकिन ऐसे लोगों को तो मंत्री को तो अंग्रेजी तो पढ़नी आनी चाहिए, हिंदी तो पढ़नी, चलो अंग्रेजी नहीं गुजराती तो पढ़ ले कम से कम, ऐसा तो हो कम से कम अपना मंत्री। पढ़े लिखों को वोट दो, ईमानदार लोगों को वोट दो। अभी तक 27 साल में आप लोगों के पास कोई वो नहीं था, मौका नहीं था। पहली बार ऊपर वाले की कोई कृपा हो रही है कि ऐसा जबरदस्त माहौल बन गया। सारे लोग मिलके इस बार बदलाव करो, नई सरकार लेके आओ, मिलके तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। પ્લીઝ થોડીક આપણે ઝડપ રાખીશું, બધાને નમ્ર વિનંતી છે ઝડપ રાખવા માટે। ખૂબ ખૂબ આભાર। તેલુગુ સમાજના જે વડીલો હાજર હોય એ મંચ ઉપર આવે માનનીય સીએમ સાહેબનું સન્માન સ્વાગત કરવા માટે। ત્યાર પછી ઉત્તર પ્રદેશ મિત્ર બંધુ
શ્રી અરુણ શર્મા અને એમની ટીમ મંચ ઉપર પધારે માનનીય સીએમ સાહેબનું સ્વાગત સન્માન કરવા માટે. ત્યારબાદ શ્રી અગરવાલ બંધુ લકી થોડો સહકાર આપીશું આપણે, થોડો સહકાર. સ્પીડ આવે નકર ગડબડ થઈ જાય. હવે ત્યારે સેલ્ફી નહીં લે, તમે અહીંયા જ ઉભા રહો. શર્મા સાહેબ બધાને વિનંતી છે કે થોડું आप रोक लो सब. ત્યારબાદ શ્રી અભિષેક ગોયલ, શ્રી વિનોદજી અગરવાલ ઓડિયા સમાજમાંથી તેમજ માલધારી સમાજ અને પેરેન્ટ એસોસિએશનના જે કાંઈ સાથી મિત્રો છે બધાને વિનંતી છે કે માનનીય સીએમ સાહેબનું સન્માન કરશે. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.